हाय गाइस, बेटा इससे पहली वाली वीडियो में हमने ऑक्टेट रूल देखा, ठीक है। ऑक्टेट थ्योरी से हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी ऑक्टेट रूल को बेसिक मान के एकदम उसी को बेसिस माना है हमने किसमें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स में। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से ड्रॉ करें तो मैं अच्छे से आ गया होगा, किसी का भी बना सकते हो। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो लेविस डॉट थ्योरी को मैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी लिमिटेशंस बन जाएंगी। अब वो लिमिटेशंस क्यों बनती हैं, चलो वो सब डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा, लिमिटेशंस ऑफ लुईस डॉट थ्योरी, या लुईस थ्योरी भी बोलते हैं कुछ लोग, या इसी को कुछ लोग बोल देते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना। क्योंकि इसकी पूरी जो थ्योरी है किस पे बेस्ड थी बेटा, किस पे बेस्ड थी बताओ, तुम ही बताओ। ऑक्टेट कंप्लीशन पे, कि भाई साहब किसी को भी स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है तो बोल दिया जाता था वो स्टेबल है। बट हर कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। हर कंपाउंड में ऐसा क्यों नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी तक देखे, जैसे मैंने तुम लोगों के लिए CO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनवाया है, ये सब स्ट्रक्चर्स चेक करो पेज पलट के, ठीक है। इसके बाद हमने O3 का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, इन सब स्ट्रक्चर्स की क्या खास बात है बेटा, कि इनमें ऑक्टेट कंप्लीशन था, कि सबकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, बना तो दिया था मैंने एक ऐसा एग्जांपल, फॉस्फेट आयन का मैंने एक स्ट्रक्चर बनवाया था तुमसे, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव। ये क्या है, फॉस्फेट आयन। अब ये फॉस्फेट आयन में जो स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ इस तरीके से था, थ्री नेगेटिव और एक ऑक्सीजन था जिसपे O डबल बॉन्ड था, ठीक है। देखो ये फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर था, इसमें इसकी ऑक्टेट काउंट करो, इसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, फॉस्फेट के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्टेट काउंट करो जरा, इसकी कंप्लीट है 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 8, इसकी भी 2 4 6 और 8। फॉस्फेट की काउंट करो जरा, फॉस्फेट की 2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जी, 2 तो ये हो गए, 2 ऐसे ही इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ऐसे इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 ऐसे इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 8, और इस बॉन्ड के भी तो इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे, कितने हो गए 10। तो इन दिस फॉस्फेट आयन, phosphorus is surrounded by 10 इलेक्ट्रॉन्स। फोकस मैंने तुम्हें बताया था 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जी। थर्ड सेल के अंदर डी सब सेल भी आ जाती है, तो उसके अंदर डी सब सेल में वो ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन इसको तो ब्रेक किया इसने, ऑक्टेट रूल को तो ब्रेक किया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का हो बेटा, थर्ड पीरियड का, और बियॉन्ड दिस थर्ड पीरियड का, और बियॉन्ड दिस मतलब फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवंथ का, हर कोई क्या कर सकता है, उसकी डी सब सेल खाली रहेगी, उसकी एफ सब सेल खाली रहेगी। तो वो क्या करता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना नहीं बोलता है। हालांकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी ना नहीं बोलेगा। क्यों ना नहीं बोलता है, उसका सिंपल सा एक ही लॉजिक है बेटा, और वो रीजन ये है कि उसके पास डी सब सेल खाली होती है, ठीक है। डी सब सेल खाली है तो आ रहा है भाई साहब, आ जाओ मेरे कुछ भला करने से। अगर मेरे को देखो, अगर मेरे पास पैसा है, ठीक है, मान लो मेरे पास है ना 10 करोड़ रुपए है, अगर मैं किसी को उसमें से 5,000 रुपए दे देता हूं तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
है ना। हाँ लेकिन उसका काम चल जाएगा, तो मेरे पैसे से मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, 5,000 देके 5,000 तो दे सकता हूं मैं, लेकिन दूसरे का फायदा हो रहा है, तो बोलता है ठीक है चलो तुम भी खुश रहो, तो उसको इसलिए वो आने देता है, उसके इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, तो क्या लिमिटेशन बन गई ना, इसी को लिमिटेशन बोलते हैं। ऐसा और भी होता है, फॉस्फेट आयन का तो एक एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन और भी बोल सकते हो तुम लोग। फॉर एग्जांपल SF6 का स्ट्रक्चर बनाओ, SF6 का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होगा, S सेंट्रल एटम, 4 फ्लोरीन लगा दो, और एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, हर फ्लोरीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 तो ये रहे और एक यूज हो गया। ऐसे इसके पास 2 4 6 और एक ये रहा जो यूज हो गया बॉन्डिंग में, 2 4 6। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है SF6 का। ठीक है, इसमें भी देखो जरा सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो तुम्हें बेटा 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 12 इलेक्ट्रॉनों ने इसे सराउंड किया है। दिख रहा है ना तुम्हें क्लियर स्ट्रक्चर? ठीक है, ये शायद नहीं दिख रहा है तो मैं इसे यहां लिखता हूं। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हुआ। सो one of the limitation of Lewis dot theory is the expansion of octet for the elements which are from third period or beyond third period elements, है ना। beyond का मतलब हो गया 4th 5th 6th etc etc 7th पीरियड तक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो एक तो ये लिमिटेशन हो गई। अगर तुम्हें इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो ऐसे लिखना है, he does not explain the expansion of octet in the case of phosphate ion, in the case of, ऐसे लिखना है, in the case of elements belongs to third period और beyond third period। ठीक है, beyond third period elements, ये लैंग्वेज लिख देनी है। तो ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इसका एक पहला ड्रॉबैक रहा। इसके बाद आसान है, ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है इनमें। इसी के बेस पे देखो, ऑक्टेट के बेस पे 2-3 लिमिटेशन बना दूंगा मैं। ऑक्टेट के बेस पे पहली बना दी है ना, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। दूसरी पे आओ, इसने बोला था कि भाई साहब 8 ही होने चाहिए। अगर 8 हैं एटम के पास तो वो स्टेबल है, उसे किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं और ना बनाएगा। मतलब जो नोबल गैसेज हैं, है ना, ही सेड दैट इफ some atom have he said that if some atom have 8 electrons in its outermost cell, then it will not form bond with any other, For example, कौन है ऐसा जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट रहते हैं? सभी नोबल गैसेज, है ना, हीना, नीना और करीना एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नोबल गैसेज ही तो हैं। ठीक है, सब, खाली हीलियम को छोड़ दो, हीलियम के में बताया मैंने डुप्लेट देखी जाती है ना, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये कभी कोई कंपाउंड ही नहीं बना पाएंगे, अकेले एटम की फॉर्म में रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली बाद में क्या देखा गया कि भाई साहब जेनॉन के काफी सारे कंपाउंड मिलते हैं। XeF2 मिलता है, XeOF4 मिलता है, XeOF2 मिलता है। ठीक है, काफी सारे कंपाउंड हमें Xe के मिलते हैं और रेडॉन के भी मिलते हैं, क्रिप्टॉन के भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जेनन के काफी सारे कंपाउंड मिलेंगे। तो इसका मतलब ऑक्टेट बोलता है कि ये जेनॉन कभी कंपाउंड नहीं बना पाएगा। बट प्रैक्टिकली xenon have following compounds, example XeF2, XeO4, XeOF2 etc. सेकंड लिमिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, हर चीज समझ में आ रही होगी तुम्हारे।
चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। क्या कंप्लीट होनी चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड पे आओ, थर्ड क्या रहेगी फिर? इसका मतलब इसने ये नहीं बोला कि डुप्लेट के बारे में, डुप्लेट इसने नहीं बोला, वो तो मैंने तुम्हें बोल दिया था कि डुप्लेट से खुश रहता है। लेकिन इसका मतलब जो कंपाउंड जिनके एटॉमिक नंबर 4 से नीचे है ना, जिनके एटॉमिक नंबर 4 क्या, जिनके 5 है, 5 तक है, ठीक है, वो कभी भी ऑक्टेट कंप्लीशन को फेवरेबल नहीं करते हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 5 है, किसका होगा? बोरॉन का होगा जी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का होगा 5 एटॉमिक नंबर। तो उसका कंफिगरेशन ये होगा 2 और 3, दूसरी सेल में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो क्या वो 5 लेगा? नहीं, वो हमेशा 3 देता है। वो क्या करता है? डुप्लेट बना के खुश रहता है बोरॉन, ठीक है। बोरॉन क्या करता है? डुप्लेट बना के खुश रहने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब इसने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीशन जरूरी है, बट द एलिमेंट having atomic number less than 6, they violate octet rule in the formation of their compounds, कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल ले लो, लिथियम हाइड्राइड का एग्जाम्पल ले लो, लिथियम हाइड्राइड का एग्जाम्पल ले लो। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास नॉन बॉन्डिंग की तरह रहेंगे, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इन दोनों के बीच में। इसके बाद BeH2 ले लो, ये होता है BeH2 का स्ट्रक्चर। बेरिलियम देखो, इसकी तो डुप्लेट कंप्लीट हो गई, चलो हाइड्रोजन की तो 2 से ज्यादा लेगा ही नहीं, बात खत्म। लेकिन बेरिलियम पे आओ, बेरिलियम कितने? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहिए। 8 तो दूर की बात, ये तो देखो 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास। लेकिन फिर भी बेरिलियम का स्ट्रक्चर यही होता है, BeH2 का स्ट्रक्चर यही होता है, लीनियर और वेरी स्टेबल कंपाउंड, काफी स्टेबल होता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेविस से पूछा गया भाई ये क्यों बनता है? मुझे नहीं पता जी क्यों बनता है। इसने क्या बोल दिया? मुझे नहीं पता जी क्यों बनता है। तो फिर इसका मतलब ये इसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, इसीलिए तो आगे अभी थ्योरी पढ़ेंगे हम, ठीक है। BeH2 हुआ, इसके बाद ले लो BCl3, है ना। जरा स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है BCl3 का। एक सब सेल खाली होती है इसके पास, एक ऑर्बिटल खाली होती है। देखो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन को सराउंड किए हुए। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8, तभी कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ तो 6 से बन रहा है, BCl3 बनता है। और सबसे फेमस तो तुमने सुना है AlCl3, BCl3 बनता है, BH3 बनता है, BF3 बनता है, ठीक है। और AlCl3 तो बहुत फेमस है, लुईस एसिड, ठीक है। AlCl3 बहुत फेमस है, ये सब भी लुईस एसिड है। BCl3 भी लुईस है, BF3 भी लुईस है, AlCl3 भी लुईस है। इसमें भी क्या है, एक एल्यूमिनियम को सराउंड किए हुए 3 क्लोरीन रहते हैं इस तरीके से, और एक इसके पास ऑर्बिटल खाली रहेगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को सराउंड किए हुए 6 इलेक्ट्रॉन है, गिन लो, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो 8 नहीं है, फिर भी कंपाउंड बना रहा है। तो क्या हुई? लिमिटेशन हो गई ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, तीसरी लिमिटेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा 4th पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, ही डज नॉट एक्सप्लेन anything about the shape of the compounds। इसने स्ट्रक्चर तो दे दिए कि भाई CO3 2 नेगेटिव इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट ये बॉन्ड कहां होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, कितना इनके बीच में एंगल होगा,
कितना डिस्टेंस होगा, कुछ भी इसने नहीं बताया, है ना। जैसे इसने बोल दिया कि O3 जो है ना, O3 का ये स्ट्रक्चर बनाया था मैंने तुम्हारे सामने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन रख दो, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, ये था। लेकिन वास्तव में O3 का क्या होता है ना, ऐसे बैंड होते हैं बॉन्ड, क्योंकि रिपल्सन होता है, ठीक है, रिपल्सन होता है ऐसे ऐसे, तो जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है, वो सब समझाएंगे हम कैसे खुल जाते हैं, क्या हो जाता है। लेकिन लुईस ने इतना बोला खाली, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, कैसे भी होते हैं, कुछ नहीं बताया इसने। शेप के बारे में कोई भी चर्चा इसने नहीं की, किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं की, ठीक है। कितने हो गए बेटा, 4 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट लिखोगे, एक और पॉइंट लिखो, 5th, ही डज नॉट अकाउंट, मतलब इसने कुछ भी नहीं बताया, ही डज नॉट अकाउंट, इसने काउंट नहीं किए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉन नहीं डॉट, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हैविंग odd number of electrons, odd number of electrons. Example NO और NO2 ले लो, that is नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंपल। एंड NO2 इज नोन एज, NO2 का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। सो फॉर नाउ वी विल टेक फर्स्ट NO। देखो NO के पास N है और O है, सिंपल लुईस स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें। N के पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 भर दूं मैं, 1 2 3 4 5 भर दिए जी, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6, ठीक है। NO के बीच में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन और NO के बीच। देखो अब जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो नाइट्रोजन के शेयर्ड होने के बाद, है ना, 1 2 3 4 5, ये भी गिन लिए जाएंगे अब जब शेयर हो चुके हैं तो 6 और 7। तुम्हें पता है जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दो एटम्स के बीच में, वो दोनों के लिए काउंट होंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन अब इसके भी हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन अब इसके भी हैं शेयरिंग होने के बाद। सो 2 4 5 6 7, ये शेयरिंग कैसी है ना, समझो जैसे कोर्ट में जाके लिखा पड़ी हो गई, है ना, कोर्ट में जाके तुमने किसी के नाम शेयरिंग कर दी, जमीन भाई, है ना, कुछ पट्टा वट्टा लिख दिया तुमने कि अब तुम सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तुम ये ताना नहीं मार सकते मैंने तुझे दिया है, हाँ दे दिया, भूल जाओ, दान दे के भूल जाना चाहिए, है ना। सो काउंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, 2 4 6 and 1 7, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। ऑक्सीजन के तो कंप्लीट हो गए, 2 4 6 और ये 8, इसके तो 8 हो गए जी, लेकिन इसके तो 7 ही हैं, इसके क्या है, अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। सो ही डज नॉट अकाउंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 15, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दो, है ना, या फिर इसके कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम बताओ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन कितने होते हैं जी, कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं खाली, 2 7 होगा ना एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, तो कर दो 2 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 उसके नाइट्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, 13 इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ स्पीसीज बना रहे कंपाउंड जब फॉर्म होगा, ऐसे कंपाउंड्स के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। NO2 को देख लो, N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 ऑक्सीजन के 6 और 6 12, 12 और 5 17, इसके लिए भी नहीं होगा। देख लो डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है ना। देखो ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों नाइट्रोजन के हैं, तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी को कोवेलेंट को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा एरो के साथ बनता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि जो एटम यहाँ पे लगाया है X, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, Y को। ठीक है, शेयरिंग हो रही है, पूरी तरह से छोड़े नहीं है उसको, बस ऐसे रह रहा है कि ठीक है तुम मेरे 5,000 रुपए रख लो, तुम्हारा काम चला लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए 5,000 दे दिए, कभी भी वापस ले सकता है। आयनिक में कैसा होता है, हमेशा के लिए दे दिए, अंतर समझना दोनों में, हमेशा के लिए दे दिए फिर उस पर कमी हो गई, लेकिन उसने अभी उधारी पे दिए तो वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, तो इस तरीके से एरो उसकी तरफ रहेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एक्स के हैं, दे किसको रहा है, वाई को। तो यहां जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं NO2 का, वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों नाइट्रोजन के हैं। तो नाइट्रोजन के कितने हो गए, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो कितने इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन बचता है बस, और ऑक्सीजन के 6 लिख दो, 2 4 6, और इसके 2 और 4। जरा अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब तुम फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, कैलकुलेट कर लेना। इसको देखो 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन, ओके, 2 4 2 4 6 और 8 शेयर्ड हो गए ना, वो है नाइट्रोजन के, वो बात अलग है, ये भी सेटिस्फाई है। 2 4 6 और 1 ये रहा, 7 इलेक्ट्रॉन ही रह गई जी इस पे, फिर से कितने रह गए, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन ही रह गए। तो इसका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं बनता है। मैंने ये एरो बना के दिखा दिया है तुम्हें, लेकिन ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने एरो वेरो कुछ नहीं बताया था, ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया मैंने तुमको। तो ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर छोड़ा, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को भी लुईस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, एनो को भी नहीं कर पाती है, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी बेटा, और एनो को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। इज इट क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। एक लास्ट पॉइंट और ऐड कर लो बस, छोटा सा, वो पॉइंट ये है, सिंपल, पहले उसका पॉइंट लिख देता हूं मैं, फिर उसे एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हारे लिए। पहले पॉइंट लिखो फटाफट। दिस थ्योरी, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट does not explain the relative stability of structure, relative stability of structure of molecule, structure of molecule, explain the relative stability of structure of molecule, फॉर एग्जाम्पल। और ये टर्म, ये बात हो रही है एनर्जी के टर्म्स में, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मुझे किसी की एनर्जी पता चल जाए, 2 स्ट्रक्चर की, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो दोनों की स्टेबिलिटी बता सकता हूँ। जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास कोई भी एक ही स्ट्रक्चर है, उसके कोई भी एक ही कंपाउंड है उसके, अभी मैं तुम्हें स्ट्रक्चर से एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, केवल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कोई भी मेरे पास कंपाउंड है, उसके मेरे पास 3 या 4 स्ट्रक्चर हैं, उनमें से जिनकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आता है कि सर अगर लुईस ने एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर ये कंपाउंड बनते कैसे हैं। मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये सब थ्योरी में सब पे लागू होता है। लुईस ने बना दिए, ठीक है, लुईस ने वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन ये सब चीजें बाद में क्लियर हुई। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्टेटमेंट है, बस हिंदी में समझना है। वो स्टेटमेंट क्या है, जिस बॉन्ड को किन्हीं भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, बस शर्त क्या होती है, जितनी एनर्जी उसको बॉन्ड को बनाने के समय हमें लगी है, मुझे जितनी एनर्जी उन दोनों को पास लाने के लिए लग रही है, जब बॉन्ड बन जाएगा तो उतनी ही एनर्जी उसमें से रिलीज होनी चाहिए। या दूसरे वर्ड्स में बोलूं कि जितनी एनर्जी एक बॉन्ड को बनने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी उसे मिल जाए, बस बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर उतनी एनर्जी उसे नहीं मिली, ऐसा नहीं है तुम सोचो कि मैं अपनी ताकत लगाऊंगा दोनों को पास लाऊंगा, ऐसे बॉन्ड नहीं बनते। उसकी सराउंडिंग में क्या एटम है,
क्या सोर्स है एनर्जी का, अगर वो सोर्स उसको उतनी एनर्जी दे पाता है जितनी उसे बनने के लिए चाहिए, इसको बोलते हैं एनर्जी डिसिपेशन। अगर उतनी एनर्जी उसे मिल जाती है तो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, अगर नहीं मिल पाती है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि सर हर एक के बीच में बॉन्ड क्यों नहीं बनता, क्योंकि बेटा जितनी एनर्जी हमने उसको बनाने में लगाई है, ठीक है, उतनी एनर्जी रिलीज भी होनी चाहिए, दोनों है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होना चाहिए। या दूसरे वर्ड्स में बोलूं, जितनी एनर्जी उस बेचारे बॉन्ड को बनने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी उसको देगा कौन, अगर उतनी एनर्जी उसे मिल गई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं मिली तो नहीं होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये थे बेटा लिमिटेशंस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप लुईस डॉट स्ट्रक्चर अब तुम किसी का भी बना पाओगे, अगर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे क्लासरूम का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का हो, कुछ भी हो, ठीक है। थैंक यू।